नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डी30 में। आज की तारीख है 18 फरवरी और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डी30। आज के डी30 में जो टॉपिक है उसमें बहुउद्देशीय परियोजनाएं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और 10 प्रश्न डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर पर। तो टोटल 30 प्रश्न रोज हम डिस्कस करते हैं, आज भी 30 प्रश्नों का ही डिस्कशन होगा। पहला यहाँ पर जो प्रश्न है, ये परियोजनाएं दी हैं और स्टेट दिया हुआ है, कौन सा सही सुमेलित है ये आपसे पूछा जा रहा है। रोंगतोंग परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में है, कामेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, माही परियोजना राजस्थान में है। ये सभी सुमेलित हैं, तीनों के तीनों यहाँ पर सुमेलित हैं, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में कनाडा बांध के नाम से किस बांध को जाना जाता है? कौन सा बांध है जिसको कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ये मसंजोर बांध है। ये मसंजोर बांध कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है क्योंकि कनाडा ने इस बांध को बनाने में आर्थिक मदद की थी। पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी परियोजना जो है मुर्शिदाबाद और वीरभूम जिले की भयानक बाढ़ से निपटने के लिए स्थापित की गई है। वर्षा के जल से इस नदी पर जलस्तर भयानक रूप से बढ़ जाता है, इसीलिए इस नदी पर झारखंड के दुमका के निकट मसंजोर बांध बनाया गया। और ये जो मसंजोर बांध है इसको कनाडा बांध इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसने आर्थिक मदद, आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता दी थी और इसीलिए इसका नाम पड़ा। बाकी आप इसमें ध्यान रखिएगा इन चीजों को कि यह कहाँ भी है, ये भी पूछा जा सकता है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभान्वित नहीं करती है? यानी कौन सा राज्य उससे लाभ नहीं उठाता? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड उठाते हैं। झारखंड, देखिए वैसे आप मैप भी ध्यान से अगर याद कर लेंगे तो यह क्वेश्चन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, दुलहस्ती परियोजना थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इसका निर्माण कार्य 1985 में शुरू हुआ था और पूरा हुआ था 2007 में। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब इसका लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये जो परियोजना है ये चंद्रा नदी पर है और चिनाब नदी की ये सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला और दूसरा ये दो सूची दी हुई है, इन दोनों सूचियों को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो ये दोनों सूचियों को सुमेलित करिए। पहला देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है मैटूर मयूराक्षी, बी ऑप्शन है सी पे नागार्जुन और डी पे है हीराकुड। आपको इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित सही होगा। नीचे कूट दिया हुआ है। तो जो मैटूर है ये कहाँ पर है? मैटूर तमिलनाडु में है। मयूराक्षी जो है ये पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में और हीराकुंड ये उड़ीसा में है। तो क्या हो जाएगा? 1A 3B और 2C 4D, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? यहाँ पे जो बांध दिए हुए हैं इनमें कौन सा ऐसा बांध है जिसका उद्देश्य क्या था? सिंचाई के लिए, जिसको नहीं बनाया गया था, सिंचाई के लिए वो बांध नहीं है। शिव समुद्रम, कृष्णराज सागर, भाखड़ा नागल, भवानी सागर। तो यहाँ पर जो शिव समुद्रम है इसका निर्माण जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था 1902 में। 1902 में जल विद्युत के उत्पादन के लिए इसको बनाया गया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए इसको बनाया गया था। ये बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शिव समुद्रम बांध किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, कहां पर स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत जो सागर जलाशय है ये किस प्रदेश में स्थित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र में पिपरी स्थान पड़ता है वहां पर ये स्थित है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर यह स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, दमन गंगा, ये परियोजनाएं एक तरफ दी हुई हैं और एक तरफ राज्य। दमन गंगा, गिरना और पांबा। दमन गंगा परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में है क्या? अगर होगी तो सही, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो दमन गंगा परियोजना गुजरात, गिरना महाराष्ट्र, पांबा केरल। अब बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित है? अपना उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि दमन गंगा जो परियोजना है ये गुजरात में ही है, वापी के पास है, वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर और पांबा सिंचाई परियोजना पांबा नदी जो कि केरल में है। तो पांबा केरल, गिरना ये महाराष्ट्र और दमन गंगा ये गुजरात, सब सही है, सारे इसमें सही हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? अब कभी कभी क्या किया जा रहा है कि आजकल के प्रश्नों में कई पुराने प्रश्नों को जोड़कर एक नया प्रश्न बना दिया था। तो स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो है, और ये जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये मतलब कई बार ये आधुनिकता की जो बात आती है तो उसके लिए जाने जाते हैं। भारत में कई चीजों को शुरू करने का श्रेय इनको जाता है। सूची दी हुई है फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें भी अवस्थिति और परियोजना मतलब कहाँ पर स्थित है और कौन सी परियोजना है ये पूछा जा रहा है। तो परियोजना का नाम एक तरफ भाखड़ा, हीराकुंड और इदुक्की, नागार्जुन सागर ये दिया हुआ है, और दूसरी तरफ अवस्थिति दी हुई है कृष्णा, पेरियार, महानदी, सतलज, यानी कि किस नदी पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस प्रश्न को और उत्तर देने की कोशिश करिए। भाखड़ा, हीराकुंड, तो हीराकुंड महानदी पर तो ये सबको पता होता है, तो आप बी का 2 कर लीजिए, और बी का 2 करेंगे तो देखिए एक ही में दिया है, और भाखड़ा नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, बी का 2 नहीं, बी का 3, तो बी का 3 एक ही में दिया है, और भाखड़ा सतलज ए का 4, ए का 4 2 में दिया है, लेकिन बी का 3 अगर आपको आता है तो आसानी से हो जाएगा, और सी का 2 इदुक्की जो है ये पेरियार, और नागार्जुन सागर ये कृष्णा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है ये देखिए, कुछ बांधों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि ये किस नदी पर है। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध, ये किस नदी पर स्थित बांध है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध, ये तीनों के तीनों जो बांध हैं वो किस नदी पर है। तो एक भी याद होगा आपको तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे, और ये है बराकर नदी पर। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध ये दामोदर नदी की सहायक है। बराकर नदी किसकी सहायक है, दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में इसका निर्माण किया गया था। समझ में आ रही बात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, महानदी पर कौन सा बांध निर्मित किया गया है। तो ये प्रश्न तो अभी हम कर ही चुके हैं, हीराकुंड बांध, और ये दर्जनों बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो कहा जाए सैकड़ों बार तो ज्यादा सही होगा। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है, और ये है कहाँ, उड़ीसा में। बस इसको करने का केवल मतलब ये है कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी और आपको मिल जाए। ये संभलपुर से 15 किलोमीटर दूर 61 मीटर ऊंचा और 4801 मीटर ये लंबाई वाला लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, और इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। आप सोचिए कितनी ज्यादा है, और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। सबसे पुराना, भारत का, पूरे विश्व का नहीं, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पुराना है शिव समुद्रम। अभी ये बात भी हुई थी कि शिव समुद्रम किस लिए है ना, उसमें था ना कि कौन सी परियोजना है जो जिसका उद्देश्य क्या है, सिंचाई के लिए नहीं है। तो ये जल विद्युत उत्पादन के लिए 1897 में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति करने के लिए इसको बनाया गया था। और कर्नाटक में कावेरी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, जल विद्युत का विकास जो हुआ था उसकी ये बात है ना, 1897 में। और ये जो है 1902 में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में भारत का ये दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन। तो भारत का सबसे पुराना वैसे तो बनाया गया था दार्जिलिंग नगर में, लेकिन ये इसमें जो दिया है वो उनमें से शिव समुद्रम हो जाएगा 1902 में, ऐसे इसको आप समझ लीजिए। अगला जो प्रश्न है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है। तो ओंकारेश्वर जो परियोजना है इसका संबंध है नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी पर, ये नर्मदा नदी की घाटी में 30 बांधों में से बनाए गए बांध जो है 30 हैं, उनमें से एक है। और इस परियोजना का क्षेत्र नर्मदा एवं कावेरी के तटीय इलाके में है। और इस परियोजना का विचार 1965 में आया था। ओंकारेश्वर बांध 249 मीटर लंबा और 33 मीटर ऊंचा है, कंक्रीट से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग या उसके प्रयोग के लाभ है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से ले लिया गया, यहाँ पे तो बहुउद्देशीय परियोजना का ये नहीं है। अब जो ड्रिप सिंचाई हो रही है और दूसरी नदियों से सिंचाई हो रही है, इसी कारण से यहाँ पर इसको रख दिया गया है। तो ऐसे रिलेट करके आपको पढ़ना चाहिए। ड्रिप सिंचाई जो है इससे क्या होती है, खरपतवार में कमी होती है, मृदा की लवणता में कमी होती है, और मृदा की अपरदन में भी कमी आती है, ये दिया हुआ है। तो मृदा का अपरदन तो ठीक है, वो कम हो जाएगा। लवणता में भी क्या होगी, कमी आएगी कि नहीं आएगी, ये आप बताइए। और दूसरा है खरपतवार में कमी। चलिए देखते हैं। तो इनमें से अगर बात की जाए तो पहला तो सही है,
पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि खरपतवार में कमी आती है, तो ये सही है, और अपरदन में कमी आती है, लेकिन लवणता में कमी आती है, ये गलत है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। जल बचत होती है, पौधों के आकार और उत्पादकता में वृद्धि होती है, ऊर्जा एवं श्रम की बचत होती है, कम उपजाऊ मृदा के लिए ये उपयुक्त है, खारे पानी का उपयोग इसमें संभव हो पाता है, खरपतवार की वृद्धि पर नियंत्रण होता है, उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है, मृदा अपरदन नहीं होता है, भूमि तैयारी की जरूरत नहीं होती है, रोग एवं कीट समस्याएं न्यूनतम होती हैं। ये सब इसके लाभ है। लेकिन जो दिया है लवणता में कमी, तो लवणता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। डिजाइन, स्थापन एवं उत्तरवर्ती संचालन में उच्च कौशल की जरूरत पड़ती है। आर्थिक एवं तकनीकी की कुछ सीमाएं हैं, तो ये इसका एक नकारात्मक पक्ष है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है और पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। इनमें से कौन सा एक सत्य नहीं है? और इस प्रश्न का ध्यान से अगर आप सोचेंगे तो उत्तर दे लेंगे। और सही उत्तर यह है कि घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। ये गलत है, ये उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, घग्गर के जल का उपयोग नहीं किया जाता, बाकी सब सही है। निजाम सागर बांध का निर्माण गोदावरी की सहायक मंजीरा पर किया गया है। गोदावरी की जो ये सहायक नदियां हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। मंजीरा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और ताल। और नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है। और इंदिरा गांधी नहर घग्गर में नहीं, घग्गर नदी का उपयोग नहीं करती है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो भारत में जो सबसे पुरानी विश्व स्तर की, मतलब विश्व में देखा जाए सबसे पुरानी में से, तो भारत में जो है वो गंग नहर है। गंगानगर जिले में ये स्थित है, विश्व की सबसे पुरानी है। 1927 के बीकानेर के तत्कालीन महाराज श्री गंग सिंह थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और ये सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई थी। तो ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में वैसे आती है, गंगानगर में नहीं है क्या? ये जरा इसको बताइएगा गूगल करके आप लोग। इनका नाम तो इसे गंग सिंह के कारण पड़ा था, गंग नहर, है ना, और 1927 की है ना। और विकसित नहर व्यवस्था है, पुरानी है, और इसको डेवलप किया गया था, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है किससे? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, इनमें से किससे प्राप्त करती है? तो जो इंदिरा गांधी नहर है इसमें किसका किसका जल आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर में जो राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है, इसके अंतर्गत सतलज और ब्यास, इन नदियों का जल प्राप्त होता है इंदिरा गांधी नहर को। ठीक है। और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया था। राजस्थान की जीवन रेखा ये कही जाती है, भारत की महत्वपूर्ण जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उनमें से एक है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किससे? तो जो भी सिंचाई क्षमता है, जो पोटेंशियल है इरिगेशन की, वो किससे पूरी होती है? तो ये पूरी होती है जो हमारे यहाँ की लघु परियोजनाएं हैं। लघु परियोजनाओं के तहत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की जो सिंचाई होती है उनको शामिल किया जाता है। जैसे कुआं है, नलकूप है, पंपसेट है, तालाब है, ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकल है, एनिकेट है, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। तो 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा ही होती है। तो पोटेंशियल में सबसे ज्यादा इन्हीं का योगदान है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो साउथ इंडिया में, सदर्न इंडिया में जो भी सिंचाई व्यवस्था का जो पायनियर है, जो अग्रदूत है, वो थे सर आर्थन कॉटन। दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य इन्होंने आर्थन कॉटन ने किया था। सिंचाई व्यवस्था का इनको वहां पर अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देश के लगभग एक तिहाई क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मिलीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान रखिएगा। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है वो कुएं है। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है। और पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। बताइए कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है। ये गलत दिया हुआ है। हमारे यहाँ नलकूप और कुओं को जोड़कर
सिंचाई की जाने वाली जो कुल भूमि है वो 62.32% है, और नहरों द्वारा जो सिंचित भूमि है वो 23.9% है। ठीक है, लेकिन प्रमुख साधन जो है वो नलकूप है, न कि कुआं। कुआं का योगदान उसमें कम है। सिंचाई का लगभग 45.7% नलकूपों से, इससे ज्यादा ही होता है। ठीक है, चलिए करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को देखते हैं। किस देश के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का भी चार्ज है इनके पास, 16 फरवरी 2021 को नई दिल्ली पहुंचे। ये यात्रा हो रही है किसी देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री की, वो विदेश मंत्री भी हैं वो। तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, सॉरी, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, सॉरी। तो ये इथोपिया इथोपिया के डिप्टी पीएम डमेके मोकन हसन 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए, और यही वहां पर, क्योंकि मेकोवेन हसन ही विदेश मंत्री भी हैं, वहां का चार्ज इनके पास है। 16 फरवरी 2021 को आए, 4 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, रूस ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसेना अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो ईरान और रूस लिखा ही हुआ है, इसमें भारत जोड़ दीजिए। तो भारत, ईरान और रूस, ये जो ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 है, हिंद महासागर में आयोजित हो रहा है, इसमें भाग लिए हैं। 16-17 फरवरी 2021 को यह आयोजित हुआ, और ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 जो ये कार्यक्रम था, नौसेना अभ्यास था, भारत ने इसमें हिस्सा लिया है। तो ये 3 देश ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त की गई? तो विपक्ष के नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को मान्यता प्रदान की गई है, और ये प्राप्त नहीं है, प्रदान की गई होगी, मतलब प्राप्त किया, ये मैंने गलत पढ़ दिया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ये प्रदान की गई है। और एम वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के सभापति हैं, इन्होंने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को 16 फरवरी से राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी। ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। WHO द्वारा भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में उत्पन्न होने वाले कोरोना वायरस के 3 नए रूपों की पहचान की गई है। कोरोना वायरस के सबसे नए रूप की पहचान भारत में की गई है। तो दोनों प्रश्न जो स्टेटमेंट है उस पर विचार कीजिए, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए। जो WHO है, इसने अभी जो प्रारूप है उसमें देखा है 3 नए प्रारूप, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर इन्होंने देखा है कि नए प्रारूप मिल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा था कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, जबकि ये यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में ये मिले हैं। 3 प्रारूप तो हैं, लेकिन ये भारत इसमें शामिल नहीं है। और सबसे नए जो प्रारूप की खोज की गई है, जो नया प्रकार है, वो दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। कोविड के प्रकार से भिन्न है, ब्रिटेन में जो पाया गया है, ये मूल वायरस की तुलना में अधिक संक्रामक प्रतीत होता है। तो ये सब चलता रहेगा, अब आया है तो ऐसे कुछ दिन तो रहेगा ही। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश में संसद ने चरमपंथ का मुकाबला करने हेतु विधेयक पारित किया? नरम पंथ क्यों कोई मुकाबला करेगा चरमपंथ का? तो ये फ्रांस की संसद है जिसने चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए एक बिल वहां पर पास किया है, और इसके अंतर्गत फ्रांस की संसद में जो ये विधेयक लाया गया, इसमें फ्रांस को कट्टरपंथी इस्लामवादियों से बचाने, फ्रांसीसी मूल्यों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने, मस्जिदों, स्कूलों और खेल क्लबों की निगरानी को मजबूत करने के लिए ये लाया गया। ध्यान रखिएगा, फ्रांस में प्रश्न पूछा जाएगा, बुर्का वाला जब हुआ था तो पूछा गया था। अगला प्रश्न, पेयजल सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है, कौन करता है? तो पेयजल सर्वेक्षण कौन करता है? 4 यहाँ पर मंत्रालय हैं, आवास और शहरी, ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय करता है। पेयजल सर्वेक्षण इसने शुरू किया 10 शहरों, आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर, पूरे देश के 10 शहर हैं। पानी के वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और जल निकायों की मैपिंग का आकलन इसके अंतर्गत ये कर रहा है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मुशायरा नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें देश भर में कवि अपनी कविताओं का पाठ करेंगे? तो ये कौन करेगा, मुशायरा कौन करेगा? मुशायरा मेरे ख्याल से तो मुझे टिक करना हो तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय टिक करूंगा, तो ये सही है। मुशायरा कार्यक्रम ये आयोजित कर रहा है, और प्रसिद्ध कवि अपनी कविताओं का इसमें पाठ करेंगे। 20 फरवरी 2021 को एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर इसको आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को देश की कला और संस्कृति से अवगत कराना है, तो मुशायरा करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो क्यूआईपी प्रोग्राम हमारा एक चल रहा है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। हमारी टीम की तरफ से ये मैसेज है, जिसमें आपको नोट्स, टेस्ट, क्लासेस सब कुछ मिल रही हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6307281212 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, 6307281212, उस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। IAS प्रेप एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां से भी उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो ये जो अगले महानिदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के, अब जो नए बने हैं, वो कौन है? ये है अजय माथुर। एक दिन हमने और डिस्कस किया था। तो ISA के अगले महानिदेशक के रूप में इनको चुना गया है। अभी तक उपेंद्र त्रिपाठी थे 2017 से, अब वो नहीं रहे। अजय माथुर अब बनेंगे। नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये प्रमुख हैं अजय माथुर। अगला जो प्रश्न है, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए ये गुड़गांव में मेदांता जो अस्पताल श्रृंखला है, उसको कौन सी संस्था ने 100 करोड़ रुपए ऋण दिया है? तो ये दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने दिया है। और इसको ये कोविड-19 से लड़ने के लिए ये वित्तीय जो सहायता इनको मिली है, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा उपकरणों को बढ़ाने में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल श्रृंखला की सहायता ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। और इसमें संक्रमण नियंत्रण पर स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है, लेदरबैक चर्मपिष्ट कछुआ प्रजाति पृथ्वी पर पाई जाने वाली समुद्री कछुआ की 7 प्रजातियों में सबसे बड़ी है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है? और दूसरा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में यह प्रजाति केवल भारत में पाई जाती है। बताइए, सोचकर उत्तर दीजिए। पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन ये जो दिया है कि केवल भारत में पाई जाती है, तो ये भारत के साथ में इंडोनेशिया, श्रीलंका और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये प्रजाति भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध है। ठीक है, और इस कारण से ये चर्चा में है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहला स्टेटमेंट इसमें ये सही हो जाएगा कि ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली समुद्री कछुओं की 7 प्रजातियों में से सबसे बड़ी है। और दूसरा है ये प्रजाति केवल भारत में पाई जाती है, ये गलत है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसा लगता है आपको डेली 30, जो कि जल्द ही बंद होने वाला है? क्योंकि मैंने सोचा था कि इसमें बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, तो मैंने सोचा था कि अब इसको फिर से चलाएं तो ये चल जाएगा। और बहुत इफर्ट लगता है इसमें, मेरे 2 स्टाफ और मुझे काम करना पड़ता है, एक स्टाफ और मुझे, और तब जाके 3-4 घंटे की मेहनत पे तैयार होता है। इसकी अगर वैल्यू नहीं है तो वो इसको मुझे लग रहा है बंद करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों। मेरा ये बहुत चाहता कार्यक्रम है और टेस्ट भी वो बंद हो जाएगा, क्या करेंगे, बंद ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। वैसे आप इसको शेयर और करके देख लीजिए, थोड़ा सा लाइक वाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आता है तो बाद में फिर फैसला करते हैं। थैंक यू वेरी मच।